का पहले चरण का मतदान जो है वो समाप्त हो चुका है और दूसरे चरण में तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। ये पहला चरण जिसमें बम्पर वोटिंग हुई है, आखिर ये क्या दर्शाता है, इस पर कई जो हैं विश्लेषण जो हैं वो चल रही हैं। आज हमारे साथ स्मृति ईरानी जी हैं, इनसे खास बातचीत करते हैं। स्मृति ईरानी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पे। धन्यवाद। जिस तरीके की वोटिंग हुई है, पहला सवाल यही है कि पहली बार बिहार में देखा जा रहा है कि ऐतिहासिक वोटिंग हुई है। विपक्ष जो है वो कह रहा है कि ये वोटिंग जो है बदलाव की वोटिंग है, आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है विकास की तर्ज पर जिन लोगों ने बिहार के प्रति चिंता व्यक्त की अथवा बिहार के भविष्य की एक उज्जवल कामना की, वो बढ़ चढ़कर भाजपा नेत एनडीए के पक्ष में वोट करने के लिए बाहर आए। मैं इस बात का स्वागत करती हूँ कि अपने परिपक्व लोकतांत्रिक ढांचे का एक बहुत बड़ा प्रमाण बिहार की जनता ने दिया। और एक महिला होने के नाते भी इस बात का आनंद व्यक्त करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाओं ने आकर अपना वोट दर्ज करवाया। एक विकासशील प्रदेश के लिए इस प्रकार से वोट करना और विशेषतः महिला का जिस प्रकार से बाहर निकलना है, वो इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि भाजपा ने एनडीए की सरकार ने विशेषतः महिला को और परिवार को समाज में केंद्र बिंदु बनाकर जो अपनी प्रशासनिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करने की अलग अलग पॉलिसीज प्रस्तुत की जनता के सामने, उसके समर्थन में परिवार सहित महिलाएं अपना वोट देने आई। लेकिन इस सबसे बड़ा सवाल लोगों का, और इस पर चर्चा भी बहुत हो रही है स्मृति जी, की महिलाओं ने जिस कदर वोट किया है और बहुत बढ़ चढ़ करके लगभग 9-9.5% वोटर्स जो हैं महिलाएं, वो पिछले विधानसभा से आगे आई हैं। इन महिलाओं का जो रुझान है, आप हर क्षेत्र में जा रही हैं, अपने प्रचार कर रही हैं, इन महिलाओं को रुझान को कैसे देख रही हैं? देखिए, महिला के लिए उसके पूरे जीवन में एक प्रमुख विषय है सुरक्षा और सम्मान का। और बिहार की महिलाएं विशेषतः जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी प्रदेश में अपने समाज में सेवा दी है अथवा अपने परिवार को संजो कर रखा है, वो जानते हैं कि आरजेडी के राज में किस प्रकार से अपराध पनपा था, किस प्रकार से महिला के सामने प्रत्यक्ष हर दिन अपराध की दृष्टि से एक नई चुनौती प्रस्तुत करता था। वो महिलाएं और आज की पीढ़ी जो टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, जो उन आपराधिक तत्वों ने क्या क्या कहर ढाया, दहशत के उन दिनों को याद करती है। टेक्नोलॉजी से वो सारी गतिविधियां, वो सारी बातें अब महिलाओं के सम्मुख प्रस्तुत हुई हैं जो नई जनरेशन की हैं। तो जनरेशन चाहे कोई भी क्यों ना रही हो, उनके लिए प्रमुख मुद्दा सुरक्षा का बना है। वो अपराध का राज या गुंडा राज नहीं चाहती हैं। एक और विषय प्रधानमंत्री मोदी ने, नीतीश जी ने जिस प्रकार से, जैसे कि जनधन योजना की हम बात कर लें, तो पिछले 10 सालों में विशेषतः बिहार में लगभग 3.5 करोड़ महिलाओं का बैंक का खाता खुला। पिछले 10 सालों में महिला की सशक्तिकरण की दृष्टि से सेल्फ हेल्प ग्रुप में, समूह में जीविका दीदी ने बहुत एक अच्छी भूमिका निभाई है। एक ऐसी भूमिका जिसमें वो सिर्फ ना जीविका की योजना के माध्यम से खुद आत्मनिर्भर बनी है आर्थिक रूप से, बल्कि उन्होंने समाज को भी सशक्तिकरण का एक बहुत ही पॉजिटिव संदेश दिया है। उसको देखते हुए विशेषतः जो रोजगार योजना की घोषणा हुई, पहले चरण में 1,30,00,000 महिलाओं के बैंक के खाते में 10,000 की राशि गई, उसका जिस प्रकार से आरजेडी ने विरोध किया, वो भी महिला के लिए एक आक्रोश का विषय बना आरजेडी के खिलाफ। महिलाएं बिहार की ये जानती हैं कि पुनः सरकार बनने के बाद नरेंद्र भाई ने स्वयं ये वचन दिया है कि ये राशि बढ़कर 2 लाख तक पहुंच जाएगी, और इस आश्वासन के साथ ही वो बहनें हमारी आगे बढ़ रही हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने लगातार इस बात को रख रहे हैं कि बीजेपी जो है या एनडीए पूरी जो है वो जंगल राज की बात करते हैं, वो घबराई हुई है। वो कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम बिहार बदलना चाहते हैं, नई बिहार बनाना चाहते हैं, और ख़ास करके उन्होंने जो ऐलान किया है कि हर परिवार को एक रोजगार देंगे। इसको कितना बड़ा चैलेंज देखते हैं? देखिए, आरजेडी के नेता किस प्रकार से बिहार के भविष्य को देखते हैं, उसकी एक कहीं ना कहीं छवि या उसका प्रतीक आपको उन्हीं के मंच पर मिल गया, जब एक छोटे बच्चे ने किस प्रकार से आपराधिक तत्वों का गुणगान किया, किस प्रकार से अपने लिए एक आपराधिक भविष्य की घोषणा वहाँ की। और महागठबंधन के किसी भी नेता ने उस वक्तव्य का ना खंडन किया, ना उस बच्चे को सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया। तो आरजेडी
आरजेडी के साये में किस प्रकार से बिहार का भविष्य पनपेगा, उसका प्रमाण तो स्वयं आरजेडी के मंच पर आपको मिल चुका है। जहाँ तक कि रोजगार की उन्होंने चर्चा की है, जो भी उन्होंने आंकड़ा कहा है उसका कहीं ना कहीं गणित स्वयं कांग्रेस के नेताओं से जब पूछा गया तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिया, कहा ये सवाल करना है तो आप तेजस्वी जी से कीजिए। आज बिहार में बहुत परिपक्व जनता है, वो जानते हैं कि जिस प्रकार की संख्या की तेजस्वी जी बात कर रहे हैं, अगर उस सरकारी वेतन को आप 30,000 रुपये भी न्यूनतम पकड़ें तो वर्तमान में बिहार की जो कुल अर्थव्यवस्था है उससे 4 गुना ज़्यादा तो सिर्फ वेतन में चली जाएगी। तो जनता भी जानती है कि गणित भी गड़बड़ है, घोषणा भी गड़बड़ है और कहीं ना कहीं नियत में भी थोड़ी बहुत उनकी एक कमी है। लेकिन मुझे लगता है कि महागठबंधन के साये में जेन्युइनली बिहार का क्या भविष्य महागठबंधन के नेता देखते हैं, वो उसे एक बच्चे के मुख से वो सत्य सबके सम्मुख आ गया। तेजस्वी कह रहे हैं कि यहाँ पे मैंने 17 महीने की जो सरकार है उसमें 5 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ दे करके मैंने दिखाया है और इसका मैंने एनालिसिस किया है। जो भी मैं घोषणाएं कर रहा हूँ अगले 20 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी। उस दावे को कैसे मैं इतना ही कहूँगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों का कहीं ना कहीं श्रेय अगर वो लेना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार से केंद्र में सरकार के माध्यम से बिहार को विशेष जो सहयोग दिया, जो बिहार का अधिकार है, अगर उसका श्रेय तेजस्वी जी लेना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकती। नीतीश जी ने कई घोषणाएं की, 125 यूनिट बिजली जो है वो फ्री की, जो सीनियर सिटीजन हैं उनको जो मिलता है पेंशन वो 1100 रुपये की, खास करके अभी जो तत्काल है 10,000 रुपये सबके खाते में गए। आरजेडी ने निर्वाचन आयोग को लिखा है कि एक ढंग से ये वोट खरीदने की कोशिश है। चुनाव से ठीक पहले जो है वो 10,000 रुपया देना वो महिलाओं के वोट खरीदने के जैसा है। आरजेडी क्या बिहार की महिला को इतना कम आंकता है? उनकी गरिमा पे, उनकी आत्मनिर्भरता पे, उनके कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट पर इतना बड़ा दाग लगाता है, तो किस प्रकार से वो महिला सशक्तिकरण करेंगे? अपहरण से? किस प्रकार से वो महिला सशक्तिकरण करेंगे? चंपा बिस्वास जैसे केसेस से? किस प्रकार से महिला को सम्मानित करेंगे? शिल्पी हत्याकांड की तरह? तो मुझे ऐसा लगता है कि आरजेडी का घिनौना सत्य बिहार में किसी भी महिला से तो छिपा है नहीं। आप बिहार मात्र पूरे प्रदेश की नहीं, पटना की सड़कों में भी निकल जाएं, किसी डॉक्टर के परिवार में भी पहुंच जाए और पूछें कि आरजेडी शब्द सुनते ही एक डॉक्टर के परिवार को क्या लगता है, वो एक ही शब्द कहेगा, अपहरण। तो जिन्होंने अपहरण को यहाँ पर एक इंडस्ट्री बना दिया, वो किस प्रकार से किसी को कहीं ना कहीं एक विश्वास दे सकते हैं कि उनके पास अगर भगवान न करे कभी सत्ता आए तो अपराध लौटेगा नहीं? वो नहीं कह सकते। पहले चरण में 121 विधानसभा में हुआ है, तमाम वोटिंग हो गई। दूसरे चरण में लगातार आप लोगों भी पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। पहले चरण को देख करके आपको क्या लगता है? आरजेडी दावे कर रही है कि उनकी सरकार बन रही है, आपको कैसा लगता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक परिपक्व लोकतंत्र की सबसे बड़ी एक चुनौती रहती है कि उसका नागरिक उसके संस्थानों पर कितना विश्वास रखता है। आपको याद दिला दूं कि इस चुनाव से पहले आरजेडी, कांग्रेस पार्टी दोनों ने मिलकर ऐसा माहौल खड़ा करने का प्रयास किया था जिसमें चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लग जाए या चुनाव आयोग की मंशा के ऊपर लोग सवाल उठाने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों का आकर वोट करना चुनाव आयोग के प्रति, राष्ट्र के संविधान के प्रति, राष्ट्र के लोकतांत्रिक ढांचे के प्रति बिहार की जनता का विश्वास व्यक्त करती है। मैं तो इतना ही कहूँगी कि लोकतंत्र के इस उत्सव को इतने जोश के साथ मनाने के लिए उनका आभार, लेकिन अगले चरण में भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और वोट करें और भाजपा नेता एनडीए को जिताएं। ये लगातार जो है ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो जहाँ जा रहे हैं वो भोजपुरी गानों की ज़रूर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कट्टे की बात कर रहे हैं। आरजेडी कह रही है कि प्रधानमंत्री भोजपुरी गाना कुछ ज़्यादा सुन रहे हैं। आरजेडी को एक ज़माने में आदत थी कैसे प्रधानमंत्री की, जो कुछ बोलते नहीं थे। ये प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उन्हें मुसीबत इस बात से है। तेजस्वी और राहुल जो हैं वो दोनों अब देखेंगे वोट अधिकार यात्रा में साथ दिखे।
लेकिन इस चुनाव में देखा जा रहा है कि एक साथ तो दिख रहे हैं, लेकिन कई जगहों पे फ्रेंडली फाइट है। दोनों जो है एक जगह पे अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस को जिताने की मांग कर रहे हैं, उसी विधानसभा में तेजस्वी जो हैं वो आरजेडी की वोट मैं मांग नहीं रहे हैं। जानती कौन किसकी मजबूरी है, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि कांग्रेस का एक इतिहास रहा है। उन्होंने जिस जिस पक्ष का समर्थन करने का ढोंग रचा है उसी पक्ष को दबाया है। देखिए, आप राजनीति में लंबा वक्त गुजारी हैं, केंद्रीय मंत्री भी रही हैं, और फिर से एक रुपहले पर्दे पर पता चल रहा है कि आप निर्णय लिया है। वो कैसे मतलब लगा कि आपको राजनीति के साथ साथ जो है वो फिर से पर्दे पे आना चाहिए? देखिए, मैं मीडिया और पॉलिटिक्स दो बहुत ही विषम परिस्थितियों और फील्ड्स में प्रभु की असीम कृपा से सर्वश्रेष्ठ एक पद पर रह चुकी हूँ। वर्तमान में भी ऐसी सेवा करने का मौका मिल रहा है। मेरा ये मानना है कि भारतीय राजनीति में बहुत लोगों को ये खुशफहमी थी कि जितने लोग मीडिया से आते हैं वो या तो गंभीर नहीं होते, या परिपक्व नहीं होते, या कानूनी दांवपेच नहीं जानते, या उनको प्रशासनिक संयम नहीं आता। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मीडिया की एक मेंबर होने के नाते मैंने भारत की संसद में यह प्रमाणित कर दिया कि हर मीडिया का व्यक्ति हल्का नहीं होता। हर मीडिया का व्यक्ति डायलॉग बाजी से ही अपना काम नहीं चलाता। मीडिया से कई लोग ऐसे हैं जो भारतीय राजनीति में आए, जिन लोगों ने बहुत ही गंभीरता से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने न सिर्फ देश की संसद में एक जनप्रतिनिधि के नाते सेवा दी, बल्कि 3 टर्म्स के साथ साथ देश के कई चुनिंदा विभागों में मुझे जिम्मेदारी निर्वहन करने का मौका मिला। सब लोग जानना जरूर चाहते हैं कि राजनीति के साथ साथ फिर से पर्दे पे आना बड़ा चैलेंजिंग है। कैसे समय निकालेंगे और आगे क्या क्या योजनाएं हैं मैं आपकी? 25 साल पहले भी ये करती थी लेकिन हाँ, ये मैंने कहा ना, भगवान की असीम कृपा है कि 25 साल पहले भी जिस प्रकार से दोनों फील्ड्स में सम्मान मिला, 25 साल बाद भी वो सम्मान बरकरार है। पहले चरण के बाद आपको क्या लगता है बीजेपी कितने सीटों पर आ रही है? गृह मंत्री जी ने तो बोल ही दिया है, 2/3। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस अभिलाषा के साथ इस चुनाव में जुड़ा हुआ है कि पुनः एनडीए की सरकार बनेगी, और जिस प्रकार से लोगों ने अपना समर्थन दिया, विशेषतः बहनों ने, हम प्रफुल्लित हैं कि हमारा वो स्वप्न, हमारा वो संकल्प साकार होने वाला है। अगर एक शब्द में अगर कहा जाए कि आप क्या संदेश देना चाहेंगी आने वाले दूसरे चरण में? दूसरे चरण में यही कि एक तरफ महिलाएं बढ़ चढ़कर अपना वोट कर रही हैं, लेकिन दूसरी ओर युवा पीढ़ी से भी एक विशेष अपील है। हर युवा चाहता है कि अपने परिवार को वो एक सुरक्षित और सुखी और स्वस्थ भविष्य दे, और उस कल्पना में जो मुख्य भूमिका है वो उस परिवार की महिला के अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, सम्मानित महसूस करती है। तो युवा पीढ़ी भी जब वोट देने जाए तब ये याद रखे कि आरजेडी ने अपराध का, दहशत का एक कालखंड दिया है बिहार को। दहशत का वो दौर लौटे नहीं, दर्द वो बिहार दोबारा सहे नहीं। ये संकल्प हर नौजवान को बिहार में लेना है। तो ये स्मृति ईरानी थी। इनका कहना है कि बिहार में एक बार फिर से 2/3 बहुमत के साथ जो है वो सरकार बन रही है, और महिलाओं से ये उम्मीद है कि आगे बढ़ चढ़ के जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। कैमरा पर्सन राहुल के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।